एक लड़की, एक नाम रूह से भी ज़्यादा चमकदार, उसका मन और उसी पर टूटा छाप। वो लड़की जो हार्वर्ड तक की स्कॉलरशिप जीत सकती थी, आज रात किसी और की दासी बन गई थी। उसके घर की रोशनी अब उसे डराती है, पर क्यों? उसी की ही मौसी ने बंगाल जाकर एक ऐसे तांत्रिक से मिली जो काले जादू में माहिर था। ये कहानी है रोहिणी की। ये कहानी है उस रात की जब शैतान लूसीफर ने दूध चुन लिया था और जब घर नहीं एक दरबार बन गया था। आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जो इंसान की सोच से परे होती हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम रोहिणी था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार और दयालु थी। वो अपनी माँ बाप की लाडली थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की शादी के 7 साल बाद हुई थी और उसके बाद उनके कोई संतान नहीं हुई। तब से ही वह पढ़ाई में अव्वल और परिजनों का ख्याल रखने वाली और सभी से प्रेम बांटने वाली बेटी थी। स्कूल में हमेशा कोई ना कोई मेडल लेकर आती। शिक्षक और मित्र उसकी तारीफ करते। रोहिणी की मासूमियत और सफलता ने घर में खुशियां भरती थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो खुशियां टिक नहीं पाई। 18 साल की रोहिणी 12वीं करके अब हार्वर्ड जाने की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हर रोज़ उसका एक टाइम टेबल सेट होता था। खाना खाने के बाद अपने माँ बाप के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद वो अपने कमरे में आकर पढ़ती थी। उस रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रोहिणी अपनी खिड़की के पास स्टडी टेबल पर बैठकर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रही थी कि तभी लाइट चली गई। उसने देखा कि कमरा अचानक बहुत ज़्यादा रोशन हो गया था, पर बिजली गई हुई थी। खिड़की से सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी, मगर उस रोशनी में सुकून नहीं, बेचैनी थी। उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे ताज़ा जख्म या मुर्दा से आ रही हो। दीवारों पर रोशनी गिरते ही एकदम से कुछ दृश्य उभरने लगे। एक लड़की जलती हुई, एक औरत रोते हुए काले धागे फेंकती और एक कमरा जिसमें उल्टे पांव घूमती आकृति बैठी थी। रोहिणी डर के मारे चीखी और फौरन कमरे के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोशनी चलाती, चीखती, अपने माँ बाप को बुलाती, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। अगली सुबह जब माँ नाश्ता लेकर रोहिणी के कमरे में आई तो रोहिणी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। माँ ने घबराते हुए रोहिणी के पिता को बुलाया और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करते ही डॉक्टर बोला, अरे मिस्टर और मिसेस गुप्ता, डरने की कोई बात नहीं है। ये एक कमज़ोरी भी हो सकती है। आप ऐसा कीजिए, इसको हॉस्पिटल ले आएँ। वहाँ ब्लड टेस्ट होगा, फिर पता चल जाएगा किसको किस चीज़ की कमज़ोरी है। वैसे भी हमारी स्कॉलर रोहिणी अब आजकल स्ट्रेस बहुत लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना स्ट्रेस लोगी तो गिरकर बेहोश तो होगी ही। आप लोग फिक्र ना करें, आप अपनी बेटी को अस्पताल ले आएँ, वहाँ चेकअप कर लेंगे। ये कहते ही मिस्टर गुप्ता ने डॉक्टर को पैसे दिए और डॉक्टर चला गया। रोहिणी गुमसुम बिस्तर पर लेटी थी। तभी रोहिणी की माँ ने उसको जूस का ग्लास दिया, लेकिन रोहिणी ने पीने से मना कर दिया। रोहिणी की माँ ने रोहिणी को जूस ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी ने साफ साफ फिर से इनकार कर दिया। रोहिणी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सिर हिला रही थी और गुमसुम बिस्तर पर लेटी थी। मिस्टर और मिसेस गुप्ता रोहिणी को शाम में डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उसका ब्लड टेस्ट करवाया और एक ड्रिप भी लगाई कि उसको तंदुरुस्ती मिल जाए, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तभी मिस्टर गुप्ता ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आप बता दें मेरी बेटी ठीक तो है ना? सुबह से कुछ खा ही नहीं रही है, बस बिस्तर पर लेटी चुपचाप छत को घूरी जा रही है। पता नहीं इसको क्या हो गया, पहले तो बहुत बोलती थी, अब तो सुबह से चुपचाप लेटी हुई है। ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आया। तभी डॉक्टर ने बोला, अरे मिस्टर गुप्ता आप फिक्र ना करें, सब कुछ नॉर्मल है, मैंने चेक कर लिए, सभी वाइटामिन्स और कैल्शियम और आयरन सब कुछ नॉर्मल है। फिर ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस है इसको। क्या होता है ना, आजकल बच्चे स्ट्रेस बहुत लेते हैं। अरे हमारा ज़माना गया, हमें स्ट्रेस कम होती थी। आजकल के बच्चे तो छोटी छोटी बातों को सर पे बैठा लेते हैं और फिर खाना पीना बंद कर देते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी मिसेस गुप्ता बोली, नहीं नहीं डॉक्टर साहब,
हमारी रोहिणी ऐसी नहीं है। ये तो बहुत बोलती है और आपको तो पता है, आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। ये तो पढ़ने में भी बहुत होशियार है और सबका इतना ख्याल रखती है, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं लेती। और आपको तो हमारे घर का माहौल पता है, इस पर कोई हमने पाबंदी भी नहीं लगाई और ना ही हम इसको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बोलते हैं। जब इसका मन होता है पढ़ती है और जब इसका मन होता है टीवी देखती है। हमने इसको कुछ कहा ही नहीं कभी भी। ये कहते ही रोहिणी की माँ चुप हो गई। रोहिणी के माँ बाप दोनों बहुत टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी को एक ही रात में एकदम से क्या हो गया। सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। रात में ड्रिप लगाकर वह लोग घर वापस आ गए। 10 बज रहे थे और बाहर तेज आंधी चल रही थी। घर में बिजली गई हुई थी। तभी मिस्टर गुप्ता ने बोला, तुम ऐसा करो शालिनी, तुम अंदर जाओ रोहिणी को लेकर, मैं ये इन्वर्टर देकर आता हूँ। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हर बार बंद हो जाता है और आजकल बिजली कितनी जाने लगी है। हल्की सी आंधी आई नहीं, बिजली गई नहीं, तुम जाओ अंदर। तभी मिसेस गुप्ता अपनी बेटी को लेकर अंदर आ जाती है और उसको कमरे में बिठाकर मोमबत्ती लाने के लिए लिविंग रूम में चली जाती है। रोहिणी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा बिल्कुल शांत था। खिड़की खुली थी और खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी, लेकिन उस हवा में ठंड नहीं, एक अजीब सी गंध थी। उसके कमरे का पंखा बंद था, फिर भी उसके बाल हवा में हिल रहे थे। दीवार पर टंगी घड़ी की सुई उल्टी घूमने लगी। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई उभरी, बहुत हल्की, जैसे धुआं। रोहिणी ने आंखें मिचकाई, पर वो परछाई अब उसकी तरफ बढ़ रही थी और एकदम से वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके बाद घर की लाइट आ गई। मिसेस गुप्ता ने कमरे में आकर देखा तो रोहिणी अपने बिस्तर पर सो रही थी। अब हर रात रोहिणी को आवाज़ें सुनाई देती। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा, कोई उसका नाम पुकार रहा, कोई चीख रहा और कोई रो रहा। वो अपने माँ बाप को बताना चाहती, लेकिन कुछ बता ना पाती, बस चीखती और रोती रहती। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन रोहिणी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। रोहिणी के माँ बाप उसको अलग अलग अस्पतालों में लेकर गए। बड़े से बड़े अस्पताल में उसका इलाज करवाया, लेकिन रोहिणी की हालत किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रोहिणी रात को उठ उठ कर चीखती, रोती और अपने आप को मारती। उसके माँ बाप दिन रात उसकी इस हालत को देखकर रोते, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। रोहिणी ने खाना पीना ना के बराबर कर दिया था। वो बिस्तर पर लेटी ऐसी लगती जैसे एक मुर्दा लेटा हो। कभी कभी बिस्तर से उठती तो खुद को आईने में देखकर डर जाती। कभी उसकी आंखें उसको काली नजर आती, कभी उसको अपनी मुस्कान डरावनी लगती। उसकी किताबें खुद पे खुद गिरने लगती। वो ऐसे चीखती जैसे उसको जिंदा जला दिया गया हो। एक दिन रोहिणी ने कुछ बोला, लेकिन जो बोला वो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कोई ऐसी भाषा थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। उसके शरीर पर अब निशान बनने लगे थे, बिना चोट के। कभी त्रिकोण, कभी सांप की आकृति, कभी ऐसा महसूस होता कि कोई अंदर उसके चल रहा है। कभी उसके नील पड़ जाते। उसके माँ बाप उसको देखकर रोते रहते, लेकिन कुछ कर ना पाते। फिर किसी ने उसकी माँ बाप को सलाह दी कि उनको अब पुजारी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो रोहिणी के साथ हो रही है, मेडिकल साइंस से परे है। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, पुजारी कुछ कर ना पाए। रोहिणी अब अकेली रह चुकी थी अपने अंदर शैतान से लड़ने के लिए। अब रोहिणी की आवाज़ बदलने लगी थी। कभी वो खुद से बात करती, कभी किसी को जवाब देती जो वहाँ था ही नहीं। उसकी आंखें अब काली पड़ने लगी। वो दीवार पर कुछ लिखने लगी, एक भाषा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ दिनों बाद रोहिणी की मौसी काजल उसको देखने के लिए आई और एक रात उन लोगों के साथ रुकने के लिए। वो देखना चाहती थी कि रोहिणी की हालत कहाँ तक बिगड़ चुकी है। मौसी ने रोहिणी के कमरे में आकर रोहिणी से पूछा, कैसी है तू आजकल? क्या तुझे ज़्यादा तंगी तो नहीं हो रही माँ? रोहिणी चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी। काजल मौसी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। उसी रात जब रोहिणी के माँ बाप सो गए तो रोहिणी की मौसी उसके कमरे में आई। उसने रोहिणी के आंखों के सामने कुछ जलाया, काले धागे, एक गुड़िया और एक नीले रंग की किताब। उसमें कुछ मंत्र थे जिनके शब्द रोहिणी के कानों में खुद बजने लगे। और वो रात रोहिणी आखिरी बारी कुछ बोली थी, कुछ
जो दूसरी भाषा में था वो भी आखिरी बारी था। उसके बाद चीज़ें और बिगड़ गई। अगले दिन काजल मौसी तो घर जा चुकी थी, लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे रोहिणी अचानक घर से बाहर निकल गई। बिल्कुल शांत चेहरा, मगर आंखें ऐसी जैसे उनमें आग जल रही हो। वो पुराने बाग में पहुंची और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने ज़मीन में खुद ही एक त्रिकोण बना दिया खून से और फिर जोर से चिल्लाई, मैं वो हूँ जो जल्दी आता नहीं और अगर आ जाए तो किसी को छोड़ता नहीं। अचानक बाग के सारे पेड़ कांपने लगे और वहाँ से एक छाया निकली, वही जिसके लिए वो महीनों से जागती थी, रोती थी, तड़पती थी। वो छाया उसके शरीर में समा गई और कुछ मिनट बाद रोहिणी का शरीर गिर पड़ा। बाहर बहुत आंधी चल रही थी। माँ बाप ने एक आवाज़ सुनी जो अभी अभी रोहिणी ने चिल्लाकर बोला था। वो दौड़कर देखने आए। उन्होंने रोहिणी को बाग में पड़ी बेसुध हालत में देखा। उसकी सांसें बंद थी, मगर उसकी आंखें खुली थी और उनमें एक मुस्कान थी। रोहिणी जा चुकी थी। इतने महीनों के कष्ट के बाद उसके अंतिम संस्कार के वक्त जब सब रो रहे थे, तभी एक पुराना वैद्य आया जो बंगाल के तांत्रिक स्थान काली घाट के रहस्यों को जानता था। उसने कहा, ये सिर्फ मरण नहीं, ये आत्मा का बंधन है। इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जहां से इसकी मौसी ने बंगाल से छाप मंगवाया था और वहां से मंत्र पढ़वाया था। ऐसा मंत्र जो एक बार पढ़ ले तो मृत्यु निश्चित है। वहां से इन पहुंचे हुए वेद ने रोहिणी के माँ बाप को सारी कहानी बताई। पता चला कि काजल मौसी एक बार बंगाल गई थी अपनी देवरानी से मिलने का बहाना लगाकर। वहाँ उसने एक तांत्रिक बाबा से मुलाकात की थी जो काले जादू में माहिर था। उसने कहा था वो मेरी बेटी से हर चीज़ में बेहतर है, मुझे उसका उजाला बुझाना है और अपनी बेटी को उससे ऊपर लेकर आना है। मैं उसको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन वो मुझे अब दिखनी नहीं चाहिए। कोई ऐसा मंत्र बता दे, कोई ऐसा जादू कर दे कि उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाए। मैं चाहती ही नहीं थी कि मेरे ताऊ की बेटी खुश रहे। 7 साल बाद उसके पता नहीं कैसे बच्चा हो गया, अब हो गया है और वो भी इतना अच्छा, हर चीज़ में माहिर। अब उसको जिंदा नहीं छोड़ना। कोई ऐसा मंत्र करे, कोई ऐसा मंत्र बता दे, कोई ऐसी चीज़ बता दे कि उसका पूरा परिवार और वो रोहिणी तहस नहस हो जाए। तांत्रिक ने कहा, बदले की आग में जो आत्मा जलाओगी वो तुम्हारी भी जला देगी। काजल मौसी ने फिर भी मंत्र पढ़वाया और छाप लिया, एक जादू जो रोशनी में आत्मा को जलाता है और शरीर को जिंदा रखता है ताकि सजा हर पल महसूस हो। और अंत में एक ऐसा शैतान दुनिया में आता है जो सिर्फ रोहिणी को नहीं पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। तांत्रिक ने उसे काला पत्थर दिया, एक पिंजरे में बंद मटमैली चिड़िया दी और एक पुराना बंगाली मंत्र जिसे सूरज डूबने के बाद 3 बार बोलना था। काजल मौसी ने रोहिणी की तस्वीर को सामने रख एक पुराने कमरे में वो मंत्र पढ़े। हर रात मंत्र पढ़े जाते, अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती। कहते हैं कि काफ़ी महीने संघर्ष करने के बाद वो बंगाली तांत्रिक और काजल मौसी को सफलता मिली। ये सब बातें बताने के बाद जाते जाते वैद्य ने कहा, वो शैतान जल्दी किसी के बुलाने पर नहीं आता और अगर एक बार आ जाए तो फिर जल्दी जाता नहीं। जिसने बुलाया और जिसके लिए आता उनको तो साथ लेकर जाता ही है, परंतु साथ में पूरे परिवार को भी लेकर जाता है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि घर में पूजा पाठ करते रहिएगा, भगवान का नाम लेना मत भूलिएगा। रोहिणी की माँ ने बोला, बाबा जी आप हमारी मदद कर दें, हमारी तो एक बेटी थी वो भी जा चुकी है और वो भी इतनी बुरी हालत में। आप बताएं हम क्या करें, हम कैसे बचें। तभी वैद्य ने जाते जाते कहा, बस अब भगवान ही तुम लोगों को बचा सकता है और मैं घर जाकर तुम दोनों के लिए प्रार्थना भी करूँगा और रोहिणी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करूँगा। ये कहते ही वेद वहाँ से चले गए। रात के 3 बज रहे थे। मिस्टर गुप्ता ने बोला,
हमारी बेटी अब जा चुकी है, हमारे पास भी मिलने का एक रास्ता है। वो देखो, वहाँ खड़ी हमें देख रही है और बुला रही है। तभी मिसेस गुप्ता पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें रोहिणी खड़ी वहाँ नज़र आती है, जो उन्हें बुलाती है। और उसी रात 3:15 पर मिस्टर गुप्ता मिसेस गुप्ता को गोली मारते हैं, फिर अपने आप को। और ऐसे ही पूरा गुप्ता परिवार कुछ ही महीनों में तहस नहस हो चुका था। उधर काजल मौसी का कुछ पता नहीं चला। कहते हैं कि शायद वो शैतान उसकी रूह को ही नहीं, उसके शरीर को भी साथ ही ले गया। लोग कहते हैं कि काजल ने अपने किए का फल पा लिया था, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी माँ अपनी जगह पर सही थी। आज मेरे पास सब कुछ है, तो क्या हो गया अगर रोहिणी नहीं है, जहाँ मौसा मौसी नहीं है? तो क्या हो गया अगर शैतान से मैंने समझौता कर लिया था कि मेरी माँ ले जाओ और मुझे सबसे ऊपर बना दो। बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ।